स्टूडेंट्स ऑफ बीएड क्लासेस। यहाँ पर आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, और ये पूरे सीडीपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको आप पेपर देना है तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। नाम से ही स्पष्ट है, ग्रोथ यानी कि वो कितना बढ़ा, ठीक है, जिसको माप सकते हैं वो क्या होगी? ग्रोथ होगी। जिसको हम माप सकते हैं, जिसका कोई परिणाम निकाल सकते हैं, कोई ना कोई इसकी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो वो हमारी ग्रोथ होगी। अब बात आती है डेवलपमेंट यानी कि विकास। डेवलपमेंट विकास यानी इसका चौतरफा विकास। विकास को सीमित नहीं किया जा सकता है, विकास जो है वो असीमित है। तो डेवलपमेंट होता है जिसको हिंदी में विकास कहते हैं, ठीक है। विकास चौतरफा विकास होता है जिसको एक क्वालिटी होती है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी, वो विकास आएगी। मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। इसी को हम आगे डिस्क्राइब करते हैं पूरा, और इसके डिफिनीशन, मीनिंग, उसके बाद आप कुछ डिफिनीशन पेपर में लिखने के लिए याद करेंगे। फिर दोनों के डिफरेंसेस भी आपको लिखने के लिए आता है और बराबर ही आता रहता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। उसके बाद विकास के कुछ सिद्धांत हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर ये ओवरऑल आपका इम्पोर्टेंट हमेशा ही काम आएगा, आप इसको तैयार कीजिए। अब वृद्धि का अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। आप देख पा रहे होंगे कोशिकाओं की, आपको पता है कि सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसकी गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे ऊंचाई हो गई, भार हो गया, चौड़ाई हो गई आदि की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, सब कैसे में आएंगे? ग्रोथ में आएंगे, ठीक है। फ्रैंक है, फ्रैंक के अनुसार फ्रैंक ने अपनी क्या डिफिनीशन दी है। डिफिनीशन अभी से आप इसको कई बार याद करने की कोशिश करेंगे तो पेपर में आप अच्छे से डिफिनीशन को लिख पाएंगे। समझ हम जानते हैं हर चीज, लेकिन सबसे ज्यादा टफ हमें लगता है डिफिनीशन याद करना होता है। डिफिनीशन है फ्रैंक के अनुसार, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि है। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रोथ। फिर है सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन ने क्या डिफिनेशन दिया? सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और उसके आकार में, भार और उसके आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और क्या किया जा सकता है? तौला जा सकता है। ये डिफिनीशन किसने दी है? सोरेनसन के अनुसार। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है शब्द का अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को क्या किया जाता है? नापा और तौला जा सकता है। फिर ये तो आपके ग्रोथ की मीनिंग हो गई। हाँ, अब डेवलपमेंट को भी देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है? विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का क्या है? संगठन है, यानी कि सब अभिवृद्धि जोड़ कर ही उसका संगठित रूप ही क्या हो जाएगा? उसका संगठित रूप ही विकास होगा। अभिवृद्धियों का संगठित रूप क्या हो जाएगा? विकास होगा। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और क्या बढ़ जाती है? कुशलता। विकास जब होता है आपका, ओवरऑल आप जो विकास करते हैं तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होता है ना, स्किल डेवलपमेंट, वही चीजें हैं। इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और कुशलता बढ़ जाएगी। अब है हालात। हालात के अनुसार क्या है? विकास
अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। डेवलपमेंट सिर्फ अभिवृद्धि ही नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का परिवर्तनशील क्रम निहित होता है। यानी अभिवृद्धि का जो परिवर्तन क्रम सब आगे बढ़ता हुआ विकास होता है, ठीक है। अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है विकास, उसका आगे बढ़ता हुआ क्रम ही क्या है, विकास है। हल्लक ने अपनी एक डिफिनीशन और दी है, विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगी। विकास की अवस्था का प्रभाव उसकी दूसरी अवस्था पर पड़ता है। और जैसे कि अभी आपकी कोई भी एक अवस्था है, यदि वो लेट होती है तो उसकी अगली अवस्था भी तो लेट ही होगी, इसीलिए उन्होंने ऐसी डिफिनीशन को दिया कि दूसरी अवस्था पर पड़ता है। टायलर के अनुसार, टायलर ने अपनी क्या डिफिनीशन दी है, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, ठीक है। विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। वृद्धि और विकास की यहाँ पर कुछ तुलना करते हैं और कुछ मेन पॉइंट निकालते हैं, जो बहुत ही मेन पॉइंट है। यहाँ पर मैंने वृद्धि यानी ग्रोथ को बताया है और उधर हमने विकास यानी डेवलपमेंट को बताया है। ग्रोथ क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन जिसको नापा और तौला जा सकता है, यानी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ये तो है ही अभिवृद्धि, विकास में अभिवृद्धि इंक्लूड होती है, लेकिन चौतरफा विकास है उसमें ये क्वालिटेटिव होता है सर, हाँ क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटी होती है विकास में, क्या होती है, क्वालिटी होती है, जबकि इसमें क्वांटिटी होती है वृद्धि में। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, सिर्फ शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन अब की विकास में शारीरिक तो आता ही है, साथ में मानसिक और व्यवहारिक संगठन भी होता है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ ये एक संकुचित रूप है, और डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड, एक व्यापक रूप है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, कितनी वृद्धि होगी, क्या हम बड़े तो बड़े होते ही जाएंगे, हमारी हाइट बढ़ती ही जाएगी, या मोटापा हमारा बढ़ता ही जाएगा, हम एक सीमा के बाद क्या होते हैं, रुक जाते हैं। जबकि डेवलपमेंट क्या है, जीवन पर्यंत, ठीक है, ये निरंतर जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। इसको आप जहाँ पे भी आप इस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, विकास के सिद्धांत को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देखिए और नोट डाउन कीजिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे विकास के सिद्धांत, यहाँ विकास के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, विकास के सिद्धांत दिए हैं निरंतरता का सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी हमने अब पहले भी यही बताया था, जो विकास होता है, विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। इसी को आपको डिस्क्राइब करना है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू होता रहता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है, हर व्यक्ति का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जो उसके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यही है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी सब व्यक्ति की जो विशेषता होती है वो अलग अलग होती है, कोई भी क्लोन नहीं होता, पूरा का पूरा वो व्यक्ति का दूसरा प्रतिरूप नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, यही बताया है इसमें व्यक्तिगतता का सिद्धांत में। परमार्जिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेबिलिटी, यहाँ परिमार्जित यानी कि परिमार्जित किया जा सकता है, विकास में उसको
जो भी, ये नहीं कि वही वंशानुगत चलता रहेगा, इन्वायरमेंट को बदलकर उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसके डेवलपमेंट को एक दिशा दी जा सकती है। तो यही सिद्धांत है परमार्जिता का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत यानी कि एक जो विकास होता है एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि आधा तो कभी इधर का हो गया विकास, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर एक सीक्वेंस वाइज डेवलपमेंट होता रहता है। अभिवृद्धि को आगे बढ़ाता हुआ ही विकास होता है, यानी कि अभिवृद्धि को एकदम हटा देगा, ठीक है। अभिवृद्धियों का संगठित, एक लोग ने परिभाषित किया था, हम लोग पीछे देखें कि अभिवृद्धियों का संगठित रूप ही विकास है, इसीलिए यहाँ पर विकास क्रम का सिद्धांत आया है सिद्धांत के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले सब कुछ जनरल होता है उसके बाद स्पेसिफिक होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें अभिवृद्धि, उसका विकास शुरू होता है, तो पहले वो सामान्य क्रिया करता है, यानी पहले हाथ करता है, पैर थोड़ा शरीर हिलाता है, उसका चलना करता है, उसके बाद वो किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट पे पहुंचता है। ये नहीं कि अचानक से हम किसी फील्ड में स्पेसिफिक काम कर लेंगे, पहले तो हम जनरल चलेंगे, जनरल के बाद ही बाद में स्पेशलाइजेशन किसी काम में करते हैं। इसी तरह व्यक्ति के साथ भी है, जनरल टू स्पेसिफिक, इसको यहीं पे इस सिद्धांत को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट सिद्धांत है, हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें समझ के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम अपने शब्दों में उस चीजों को लिख सकते हैं। एक बार आप बुक से रीड करिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि पहले जो केंद्र से यानी स्नायु मंडल से जो केंद्र से सबसे नजदीक का क्षेत्र है हमारे शरीर में, उसका विकास होता है, उसके बाद दूर का होता है, ठीक है। तो यही था केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। फिर है, यहाँ देख पा रहे हो जो 7 नंबर का सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, मतलब ऊपर से लेकर नीचे का सिद्धांत। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क देखिए कितना बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके शरीर का पूरा विकास होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी, यानी ऊपर से नीचे। हमारे शरीर का सबसे पहले शरीर का सिर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पूरे शरीर का विकास होता है, बाद में चलना प्रारंभ करता है बच्चा, ठीक है, पैर सबसे नीचे है, इसलिए इसको मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत का क्या मतलब है कि पहले पूरा हाथ हिलाता है, फिर कुछ अपने इस हथेली को हिलाएगा, उसके बाद अपने एक फिंगर को, बाद में सबसे ज्यादा फाइन मोटर स्किल हमारे डेवलप होती है, ठीक है, लिखने वाली, तो वो एकीकरण कर लेता है, ठीक है, सारी चीज को मिला लेता है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। विकास तभी होगा किसी का जब उसमें एकीकरण की क्षमता होगी, बिना एकीकरण की क्षमता के कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। फिर है 9th वाला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम किसी भी वंशानुक्रम के हैं, लेकिन हम परस्पर संबंध करके, हम अपने जो भी सराउंडिंग में हैं उसके साथ संबंध करके, बातचीत करके, इसको सीख के अपना क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इसी को कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। अपने सराउंडिंग के साथ आप अंतर संबंध करके, इंटरेक्ट करके, अपनी स्किल का डेवलपमेंट करके अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, वही क्या कहलाता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि सब व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो कभी एक नहीं होगा, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होगा, उनके एनवायरनमेंट के और उसके जो हेरिडेटरी है, उनका वंशानुक्रम है, इस हिसाब से सबका प्रतिमान जो होता है वो अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता, तो समान प्रतिभा नहीं होता है। लेकिन
होता ही है, लेकिन कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, समान इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, समान, यानी कि एकदम नया पैटर्न नहीं धारण कर लेता है। पैटर्न में क्या है, पैटर्न में यूनिफॉर्म है, ठीक है। पैटर्न भले सब में अलग होगा, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न एक रहेगा। ये इस सिद्धांत में कहा गया है। समान प्रतिमान, पैटर्न एक है, यानी कोई बच्चा हुआ है तो जन्म के समय हर बच्चा वैसा ही रहता है, उसके बाद ईयर टू ईयर उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, उसका पैटर्न एक है, ठीक है। पैटर्न की बात की, प्रतिमान की बात कही गई है, इसीलिए इसको कहा गया समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि सबका पैटर्न जो होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। लास्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत, यानी हमने जो वंशानुक्रम से आए हैं उसको लेते हुए वातावरण से अंतरक्रिया के बाद जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हम क्या सीखते हैं, क्या से करते हैं, क्या करते हैं, वो इस लास्ट पॉइंट के अंतर्गत आता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतरक्रिया का सिद्धांत। ये टोटल हमारे कुछ 11 सिद्धांत हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अभी आप इस चीज को समझ लेंगे तो जब आप सीटेट में भी आप इस क्वेश्चन पेपर में सीडीपी के सॉल्व करेंगे तो इससे एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और वहां पे भी हेल्प होगी। सिद्धांत को आप चाहे इस वीडियो के थ्रू समझिए या आप बुक के या फिर किसी अन्य वीडियो को देख कर समझिए, लेकिन ये है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।